टॉपिक आज वो पढ़ेंगे मल्टीनेशनल मार्केटिंग के बारे में। 2013 या लगता है 15 में क्वेश्चन आया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल मार्केटिंग। बस सिर्फ यही क्वेश्चन था। 20 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 10 मार्क्स का होगा, क्योंकि 5 लिखना होता है, 50 का है तो 10 नंबर्स का होगा आपका। देखो, मल्टीनेशनल में मार्केटिंग में अभी तक जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, जो इंट्रोडक्शन था इंटरनेशनल बिजनेस का, उससे टॉपिक आपका ये मिलता जुलता टॉपिक है। मल्टीनेशनल का फिक्स होगा मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग का मतलब हम लोग जो पहले पढ़े, आप लोग लास्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, और यहाँ पे है मल्टीनेशनल मार्केटिंग। मल्टीनेशनल मार्केटिंग होगा कि सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मार्केटिंग में या तो प्रोडक्ट सेल होता है या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को सेल्स करते हैं, प्रोडक्ट होगा तो सेल्स करेंगे और सर्विस होगा तो हम प्रोवाइड करेंगे। अगर हम पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट को अगर हम सेल करते हैं या सर्विस को प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम मल्टीनेशनल मार्केटिंग कहेंगे, जिसको हम लोग ग्लोबल मार्केटिंग भी कहते हैं। ग्लोबल मार्केटिंग कहने के पीछे कुछ लॉजिक होता है। ग्लोबल मार्केटिंग इसीलिए कह रहा है कि अब हम इसमें इन करते क्यों ग्लोबल मार्केटिंग में। ग्लोबल मार्केटिंग या मल्टीनेशनल मार्केटिंग में इन करने के पीछे पर्पस ये होता है कि जो मेरे पास में रिसोर्स है, जो मेरे पास में सर्विस हम दे रहे हैं पर्सन को, जो मेरे पास में प्रोडक्ट है, जो रिसोर्स है, सेम चीज होगा। या तो प्रोडक्ट है मेरे पास में या सर्विस है या बोथ है। अगर हम अपने लोकल मार्केटिंग में, अपने डोमेस्टिक के मार्केटिंग में, अपने कंट्री के पीपल्स को, सबको वो सर्विस दे दिए, सबको वो कैपिटल दे दी, सबको सब प्रोडक्ट मिल गया, अब डिमांड मेरे प्रोडक्ट का नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम लोग लोकल मार्केटिंग छोड़ के मल्टीनेशनल मार्केटिंग की ओर बढ़ते हैं। मल्टीनेशनल मार्केटिंग में क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक लार्ज साइज होगा। ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग अपने कंट्री में बिजनेस कर रहे होंगे तो वहाँ पे कंज्यूमर से एक लिमिटेड होगा, कस्टमर से एक लिमिटेड पर्सन होगा, लिमिटेड कस्टमर्स होगा। बट अगर हम मल्टीनेशनल में जाएंगे तो लार्ज साइज का मिलेगा। दूसरा है मल्टी कंट्री ऑपरेशन। लार्ज साइज इन द मतलब क्या होगा, लार्ज साइज किसका होगा, तो लार्ज साइज होगा कस्टमर्स का। लार्ज साइज मेरा कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, मेरा टेक्नोलॉजी लार्ज हो जाएगा, पर्सन लार्ज हो जाएगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन लार्ज हो जाएगा। तो मल्टीनेशनल मार्केटिंग में लार्ज साइज का मतलब है कस्टमर से, कैपिटल से, टेक्नोलॉजी से, पीपल से और इंफॉर्मेशन से, ये सब बढ़ जाएगा। दूसरा है मल्टी कंट्री ऑपरेशन। अगर हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में बिजनेस करते हैं तो एक लिमिटेड कैपिटल रहता है, लिमिटेड कस्टमर रहता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन रहता है, लिमिटेड कंपटीशन रहता है। बट अगर हम लोग मल्टीनेशनल मार्केटिंग में इन करते हैं तो इससे क्या होता है, वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज होगा, सेवरल, वहाँ बहुत सारे कंट्री होगा, डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्शन होगा, डिफरेंट टाइप्स का वहाँ पे सर्विस होगा। तो हमें वहाँ पे फिल करना पड़ेगा कि वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया क्या है, सारे देखना पड़ेगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, लार्ज साइज। लार्ज साइज में क्या क्या था, पर्सन होगा, पीपल होगा, इंफॉर्मेशन होगा, टेक्नोलॉजी होगा, ये सब आएगा। उसके अलावा मल्टी कंट्री ऑपरेशन। मल्टी कंट्री ऑपरेशन में डिफरेंट टाइप का कंट्री वहाँ पे कम्पिटिटिव होगा, डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट रूल्स होगा, डिफरेंट टैक्स पॉलिसी होगा, डिफरेंट टैरिफ होगा, डिफरेंट टैरिफ बैरियर्स होगा, उसका जियोग्राफिकल एरिया होगा। हर एक कंट्री के साथ हम डायरेक्टली कैसे प्रोसेस करेंगे, एयर के थ्रू बिजनेस प्रोडक्ट सेल करेंगे कि वायु के कैसे जाएगा, कि वाटर के थ्रू, जहाज के थ्रू मेरा प्रोडक्ट जाएगा। तो ये सब आएगा आपका मल्टी कंट्री ऑपरेशन। थर्ड है आपका वेरियस ऑब्जेक्टिव। देखिए, वेरियस ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मल्टीनेशनल मार्केटिंग में स्टार्ट करना या इन करने के पीछे बहुत सारा पर्पस होता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि न्यू जो मार्केट में चैलेंज हो उसे हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जैसे कि लोकल मार्केटिंग में काम करते करते एक मोनोपोली बना दिए, लोकल मार्केट में काम करते करते हम मोनोपोली बना दिए। इसका मतलब ये हुआ कि
आज तक मेरे पास में कंपटीशन था, आज मेरे पास में बहुत सारे कंपनी था, लेकिन जैसे ही हम 10 इयर्स कंपनी में काम किए, इतना अपने कंपनी के प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ कि आज पूरे इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं है मान लो मेरे कंपैरिजन में। तब मेरे पास कोई कंपटीशन है ही नहीं। मेरा ये कैरेक्टरिस्टिक सीख गया कि हम चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने कंट्री के अलावा हम दूसरी कंट्री में इन करेंगे, क्योंकि वहां पे भी तो तीसरा कंपनी होगा, हम उससे फिर कंपैरिजन करेंगे, उससे फिर मेरा कंपटीशन होगा। तो पहला है, थर्ड आपका वेरियस ऑब्जेक्टिव। वेरियस ऑब्जेक्टिव में न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी को एक्सपेंड करना, बढ़ाना, मार्केट के साइज को इंक्रीज करना। दूसरा है एक्सेस टू चीप रॉ मटेरियल टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी। इसका मतलब हुआ हम इस पर्पज से दूसरे कंपनी सॉरी इस पर्पज से हम दूसरे कंट्री के मार्केट में इन किए हैं, क्योंकि हमें पता है वहां पे जो लोकल मार्केटिंग है वहां से हमको रॉ मटेरियल कम कॉस्ट में मिल जाएगा। बात समझना। पहला मेरा ऑब्जेक्टिव था इन करने का कि हम इसीलिए इनके कि न्यू चैलेंज मिलेगा, न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगा, हम उससे फाइट करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, हमें क्या हुआ अपने लोकल मार्केटिंग से, अपने कंट्री के मार्केटिंग से, जिस कंट्री में हम इन के उस कंट्री का रॉ मटेरियल हमें कम कॉस्ट में कंपैरिजन टू होम मार्केट से मिला। अगर हमें रॉ मटेरियल कम कॉस्ट में मिलेगा तो फिक्स है कि उसके उस रॉ मटेरियल से जो हम फिनिश गुड्स बनाएंगे, जो फाइनल गुड्स हम बनाएंगे, वो भी मेरा मिनिमम कॉस्ट पे बनेगा, जिससे कि मेरा सेल होगा। दूसरा यही हम पढ़ रहे हैं अभी, देखो एक्सेस टू न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड द मार्केट साइज। पहला मार्केट को अपॉर्चुनिटी साइज को उसके साइज को बढ़ाएं। दूसरा क्या था, चीप रॉ मटेरियल्स रिड्यूस कॉस्ट। हम इसीलिए इनके दूसरे कंट्री में, क्योंकि हमें चीप सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा और इससे मेरा फाइनल कॉस्ट फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज कंपिटिटिव कैपेसिटी। कंपटीशन का मतलब, कंपिटिटिव मतलब यहाँ कंपटीशन है। अगर हम दूसरे कंट्री में इन कर रहे हैं, वहां पे मेरे अपने कंट्री के कंपैरिजन में वहां पे हमको कंपटीशन ज्यादा झेलना पड़ेगा। जब क्यों झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंट्री में हम इन करेंगे उस कंट्री में क्या करेगा, मेरे प्रोडक्ट पे कुछ टैरिफ लगाएगा, क्योंकि उसके लिए इंपोर्ट हो जाएगा तो मेरे लिए एक्सपोर्ट होगा। पर जिस कंट्री में हम जाएंगे वो गवर्नमेंट मेरे ऊपर टैरिफ लगाएगा। दूसरी बात, वहां पे जो लोकल पार्टी गवर्नमेंट होगी, जो जैसे चीफ मिनिस्टर होगा या वहां पे प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके रूल्स को हमको समझने में टाइम लगेगा। उसके अलावा वहां का जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट क्या है, वो हम मेरे लिए एक कम्पिटिटिव हो जाएगा। उसके अलावा वहाँ का जो टैक्स का पॉलिसी सिस्टम होगा वो मेरे लिए एक न्यू चैलेंज होगा। उसके अलावा वहाँ का जो लोकल पीपल्स है, वहाँ का गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्या है, वो हमें फाइट करने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, वहाँ के लैंग्वेज को में भी प्रॉब्लम होगा। अगर हम अपने कंट्री में जो लैंग्वेज है, अगर मल्टीनेशनल मार्केटिंग में हम तो खुद सेल नहीं करेंगे, लोकल मार्केटिंग वहाँ पे जाएंगे, किसी को हायर करेंगे, तो उस बंदे को हायर करके ढूंढना पड़ेगा जो हमें वहाँ के लोकल लैंग्वेज में करेगा। और एक ऐसे बंदे को हमको हायर करना पड़ेगा जो ट्रांसलेटर का काम करेगा, उस लोकल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हमें वो समझाएगा अपनी लैंग्वेज में। तो डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जेक्टिव होगा। पहला ऑब्जेक्टिव था न्यू मार्केट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दूसरा था रॉ मटेरियल कॉस्ट कम पे मिलेगा, जिससे कि फिनिश कॉस्ट का कॉस्ट कम आएगा। थर्ड है आपका वही बात, जो चीप को सोर्स लेबर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर एनर्जी, कंपटीशन इंक्रीज कर जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेरियस ऑब्जेक्टिव के बाद में वेरियस इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो कंपनी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, जो कंपनी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। जैसे कंपनी, बात समझना इसको, इन्वायरमेंट का क्या मतलब है। इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। जिसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है,
जिसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है वो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा, जिसको कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा। पहले हम इंटरनल का इन्वायरमेंट का एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कंपनी में जो स्टाफ आ रहा है उसका इनकमिंग का टाइमिंग क्या है, मान लो 12 o'clock है, जाने का आउटगोइंग का टाइमिंग क्या है, मान लो 8 PM है, या फिर कंपनी का लंच का टाइमिंग पीरियड क्या है, कंपनी में लीव लेने का प्रोसेस क्या है, कंपनी में अगर किसी को मेडिकल का पॉलिसी क्या है, कंपनी के अगर टाइम में, कंपनी के आवर्स के टाइम में किसी का डेथ हो गया, किसी का कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए पॉलिसी कंपनी का क्या है, कंपनी में अगर मान लो कोई रिजाइन देना चाहता है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, लीव कितना छुट्टी मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सारा कंपनी के हाथ में कंट्रोल है, जिसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है। जो 12 PM है टाइमिंग का, कंपनी उसको 10 o'clock कर सकती है। जो 8 PM है निकलने का टाइमिंग, कंपनी उसको 6 PM में कर सकती है। जो छुट्टी लेने का प्रोसेस है उसको रूल में चेंज कर सकती है। सारा कंपनी के हाथ में कंट्रोल है, ये कंट्रोल कंपनी कर सकती है। ये हो गया इंटरनल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल में क्या जाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसको कंपनी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स के रूल में चेंज कर दिया, जीएसटी लाया, तो क्या कंपनी कह सकता है कि नहीं हम नहीं लाने देंगे, नहीं लाने देंगे? हाँ, कुछ देर के लिए विरोध कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने टैक्स के रूल में चेंज किया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी रूल में चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने पीएफ के रूल में चेंज कर दिया, तो कहता है कि हम किस चीज अगर मल्टीनेशनल मार्केटिंग में इन करेंगे तो ये सारे चैलेंज हमें मिलेंगे। उस चैलेंज को वेरियस इन्वायरमेंट में, तो मल्टीनेशनल में क्या क्या चैलेंज मिलेंगे, तो कहता है पॉलिटिकल होगा। पॉलिटिकल मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट जैसे देखो, अगर ये माना जाता है जिस कंट्री में गठबंधन से सरकार होगा, गठबंधन मतलब 2-3 पार्टी मिलकर के सरकार जो बनाती है ना, तो वहां पे बिजनेस करना हार्ड होता है। अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट आता है तो वहां पे बिजनेस करना इजी होता है। अब क्यों होता है गठबंधन में, क्यों बिजनेस करना हार्ड होता है, इसमें इसीलिए हार्ड होता है गठबंधन में, अगर आज के डेट में जो पार्टी अभी लीड कर रहा है, अगर वो पार्टी कोई रूल बनाया है, कल के डेट में उसमें से कोई पार्टी बोलेगा कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे, अलग हो जाएगा, तो सरकार गिर जाएगा। सरकार गिरेगा तो फिर न्यू न्यू इलेक्शन होगा, न्यू इलेक्शन होगा तो मान लो कोई दूसरा पर्सन जीत गया, तो हो सकता है कि पुराने वाले जिसके साथ बिजनेस था, जो रूल था, उसको वो चेंज कर दे, कुछ नया प्लानिंग कर दे। जैसे कि मोदी जी क्या किए, जो कुछ पुराने योजना था उसको बंद कर दे, कुछ नया योजना लाए, जो पुराना कुछ चल रहा था उसको भी चलाएं। तो ये क्या होगा, अगर ये बार बार गवर्नमेंट चेंज होगा, 2 years पे, 3 years पे या 1 years पे, कोई गवर्नमेंट मान लो 5 years नहीं चल पा रहा है, तो वहां पे कोई बिजनेस करने के लिए जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वहां पे रूल में, पॉलिसी में डे टू डे चेंज होने का ज्यादा चांसेस होता है। तो ये हो गया पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एंड लीगल। इकोनॉमिक क्या है, अब इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर लॉस हो जाता है, उसको लोन को चाहिए, तो क्या उस कंट्री का गवर्नमेंट उसको हेल्प करता है या नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए करेंट में कोविड-19 वायरस से जो भी कंपनी को लॉस हुआ है, उन गवर्नमेंट ने क्या 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 लाख करोड़ या कुछ समथिंग दिया है। अमाउंट जो दिया है, कंपनी कुछ एमएसएमई को दिया है, कुछ प्राइवेट कंपनी को दिया है, दिया है उसको क्यों, एक तरीका से गिफ्ट में थोड़ी नहीं दिया, वो लोन दिया है, वो फिर लोन इंटरेस्ट के साथ वो वापस वापस लेगा। बट ये कंपनी के लिए एक हेल्पफुल हुआ कि उसको कम इंटरेस्ट पे लोन मिला। ये हो गया आपका इकोनॉमिकल, इसमें पॉलिटिकल नहीं है, इसमें ये इकोनॉमिकल हेल्प हुआ, ये इसको हम लोग फाइनेंशियली हेल्प बोलेंगे। अब आता है सोशल हेल्प। सोशल हेल्प मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी किसी भी कंट्री में बिजनेस करेंगे या अपने कंट्री में बिजनेस करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉल्यूशन कम से कम फैले। दूसरी बात, आपको कुछ गवर्नमेंट कह देता है कि इतना पेड़ लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट कह देता है, फिक्स है कुछ 2013 कंपनी एक्ट में, कि आपको जितना एक्सपेंसेज आप कर रहे हैं सर्टेन कंडीशन के साथ, आपके टोटल एक्सपेंसेस का 2% आपको सोशल वेलफेयर के लिए आपको चैरिटी में देना पड़ेगा। एग्जाम्पल नहीं, 2% रियल डेटा है।
आपको जितना एक्सपेंसेस अब कोई कंपनी कर रहा है, अगर 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो उस कंपनी को अपने एक्सपेंसेस का 2% मैंडेटरी है, 100% उसको करना ही है। 2% एग्जाम्पल नहीं है, रियल डेटा है। 2% उसको इन्वायरमेंट पे, सोशल पे खर्च करना। सोशल में क्या करना होगा? कोई एजुकेशन का सिस्टम प्रोवाइड कर दे, फ्री एजुकेशन का, फ्री में लाइब्रेरी का सिस्टम प्रोवाइड कर दे, कोई फ्री में स्कूल कर दे, कोई फ्री में वृद्धाश्रम ओपन उन 2% में खर्च में ओपन कर दे। तो ये सब आता है सोशल। सोशल मतलब जो कंपनी का सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के रिलेटेड क्या उसका दायित्व बनता है, वो सब आएगा सोशल में। एंड कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस मतलब क्या हुआ? जैसे कि इंडिया में बात करेंगे तो हर एक स्टेट का कल्चर अलग अलग है। पंजाब का ड्रेस अलग है, इन बिहार का ड्रेस कोडिंग अलग है। ड्रेस कोडिंग इन द सेंस कि जैसे कि नाट्य है, पंजाब का नाट्य कुछ अलग फेमस है, गुजरात का कुछ अलग नाट्य है, भरतनाट्यम, डिफरेंट डिफरेंट का जो नाट्यम है। तो हर एक सिस्टम में कल्चर अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट का लैंग्वेज होता है। तो आपको दूसरी कंट्री में जब आप इन करेंगे तो वहाँ का सोशल वेलफेयर क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, आपको ऐसा प्रोडक्ट ना बना दे जिससे कि वहाँ के कल्चर को किसी को गलत समझ में आए, वो निगेटिव में चला जाए। तो वो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल में एंड फोर्सेस। टेक्नोलॉजिकल तो सिंपल है, टेक्नोलॉजिकल तो हर एक डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट होगा ही। जो अगर अपडेट होगा तो कॉस्ट कम होगा, जिससे कि फायदा होगा। डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, तो ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंट्रलाइज ऑनरशिप एंड कंट्रोल। सेंट्रलाइज ऑनरशिप एंड कंट्रोल का मतलब क्या है? मल्टीनेशनल मार्केटिंग में हम एक जगह रहते हैं, जैसे इंडिया हेड ऑफिस है, हम ब्रिटेन में भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है, नेपाल में भी है। तो जब हम डिफरेंट मार्केट में हैं, डिफरेंट टाइप्स के मार्केट में हैं, और एक जगह हम सेंटर पे बैठ के हर एक कंट्री के मार्केटिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव हो जाता है। हल्का म्यूट करो। हल्का म्यूट करो अपना माइक। चलो अब सर म्यूट ही है। चलो ठीक है, म्यूट ही है। तो वहां पे एक सेंटर में रह के, एक सेंटर में रह के हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मान लो आप किसी ऑफिस में जाते हो, तो किसी बैंक में जाओगे, मैनेजर का ऑफिस कहाँ होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग मैनेजर का ऑफिस ऐसे सेंटर में होना चाहिए, सेंटर इन द सेंस बीच में होना चाहिए, जिससे कि उसको अपने ऑफिस में बैठे हुए मैनेजर को चारों साइड दिखता जाए कहाँ पे वो क्या हो रहा है। तो एक सेंटर में अगर वो रहता है मैनेजर, तो अगर वो विंडो जो शीशा लगा हुआ, अगर वो बाहर उसको दिख रहा होगा, हो सकता है बाहर से लोग उसको अंदर ना दिखे, ऐसा होना चाहिए, और वो अंदर से बाहर सबको देख पाए, जिससे कि हर एक केबिन में वो दिख पाए कि कहाँ पे क्या कस्टमर है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है। अब इससे क्या फायदा होगा? तो सेंट्रलाइज रहेगा तो पूरे एक जगह मेरा हेड ऑफिस है, और पूरे वर्ल्ड को हम कंट्रोल उससे कर सकते हैं। मल्टीपल करेंसी तो होगा ही, जब मल्टीपल बिजनेस होगा, मल्टीपल कंट्री होगा, तो डिफरेंट करेंसी होगा। इंडिया के लिए डिफरेंट करेंसी है, नेपाल जाएंगे तो उस करेंसी में बात करना पड़ेगा, यूएसए जाएंगे तो डॉलर होगा, जापान जाएंगे तो येन होगा। तो डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट करेंसी है, तो मल्टीनेशनल मार्केटिंग में आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। मल्टीपल करेंसी, हाई इफिशिएंसी मतलब पहला पॉइंट है मास प्रोडक्शन लीडिंग टू इकोनॉमिक स्केल। अगर हम मल्टीनेशनल प्रोडक्ट जाते हैं, मार्केटिंग में सर फिर से समझा दीजिएगा ना सेंट्रलाइज्ड हुआ। ओके। सेंट्रलाइज ऑनरशिप एंड कंट्रोल। मान लीजिए आप 4 कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, 4 कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं और हम इंडिया में हैं, तो इंडिया से हम चारों कंट्री को बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मल्टीनेशनल मार्केटिंग में एक फीचर कैरेक्टरिस्टिक आता है कि एक जगह हमें है और उसको हर एक को हम कंट्रोल वहां से कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको बताए हैं, बैंक का मैनेजर है, तो बैंक का मैनेजर जो होता है वो क्या करेगा? एक जगह सेंटर पे बैठेगा, और जैसे कि मान लो एक मैनेजर है, बीच में अपना ऑफिस बना लिया मान लो, और एक ऐसा विंडो बनाया जिससे कि शीशा लगवा दिया, जिससे कि वो बाहर वो तो दिख सकता है, बट अब बाहर के पर्सन उसको नहीं दिख सकता।
अब उससे ये फायदा होगा मैनेजर को, चारों साइड अगर कभी एक बार मैनेजर घुमाएगा तो चारों साइड वो मूव करके चेयर देख सकता है कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर भीड़ ज्यादा है, किस कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, बाहर बात नहीं करके बट वो चारों साइड वहां से घूम मूव करके वो देख सकता है। तो ये एग्जाम्पल एक ऑफिस का हो गया, बट सेंट्रलाइज ऑनरशिप का मतलब एक जगह रह के पूरी कंट्री को, जिस जिस कंट्री में उसका बिजनेस है उसको कंट्रोल वो कर सकता है। मल्टीपल करेंसी का मतलब था कि हम आज एक कंट्री में है तो INR इंडियन नेशनल रुपीज में हम काम कर रहे हैं। USA चले जाएंगे तो हमको डॉलर में भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेपाल काठमांडू मोरू है वहाँ का, तो वहाँ पे बांग्लादेश में चले जाएंगे तो टाका में काम करना पड़ेगा, इंडोनेशिया में जाएंगे तो रुपया में काम करना पड़ेगा। तो मल्टीनेशनल मार्केटिंग में जितने कंट्री में आप जाएंगे, हो सकता है कि डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट करेंसी है, हो सकता है कि डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट हो वहाँ पे। तो आपको हर एक कंट्री का करेंसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन इन द सेंस इंडियन डॉलर से येन का क्या है, डॉलर से टाका का क्या वैल्यू है, डॉलर के मुकाबले में इंडियन करेंसी का क्या वैल्यू है, उस हिसाब से आपको MRP रखना पड़ेगा। जैसे अगर आज एक कंप्यूटर का प्राइस इंडिया में 50,000 है, तो डॉलर में जाएंगे तो अमेरिका में अगर वही कंप्यूटर लाइन जाएंगे तो क्या 50,000 हम डॉलर में दिखाएंगे? नहीं ना, 50,000 डॉलर को हम कम करके दिखाएंगे। कैश में अगर 50,000 है INR में, तो डॉलर में उसका वैल्यू कम हो जाएगा, कम ही डॉलर को उसका वैल्यू हो जाएगा। नेपाल में जाएंगे तो उसका 50,000 उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, वो 50 का 80,000, जो लैपटॉप इंडिया में 50,000 है, नेपाली करेंसी में उसका वैल्यू 80,000 हो जाता है, क्योंकि वहां का वैल्यू कम हो जाता है। तो आपको एक ही प्रोडक्ट का डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट प्राइस हो जाता है। डिफरेंट प्राइस मतलब उस करेंसी के वैल्यू के चलते डिफरेंट प्राइस हो जाता है, क्योंकि नेपाल का 100 रुपीज का इंडियन करेंसी में 60 रुपीज है। हम 60 रुपये देंगे तो नेपाल का हमको 100 रुपया मिलेगा। अब 7 है आपका हाई इफिशियंसी होता है। हाई इफिशियंसी इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स। पहला है मास प्रोडक्शन लीडिंग टू इकोनॉमिक स्केल। मास प्रोडक्शन मतलब अगर हम मल्टीनेशनल मार्केटिंग में इन करेंगे तो बहुत हैवी प्रोडक्शन होगा, क्योंकि कस्टमर ज्यादा होगा, तो ये इकोनॉमिकल स्केल के लिए फायदा होगा। इससे क्या फायदा होगा, याद रखो, जब मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स जब मेरा बढ़ेगा तो फिक्स है कि कॉस्ट मेरा कम होगा। आज अगर हम 1 लाख लैपटॉप बना रहे हैं तो 1 लाख लैपटॉप का जो मेरा कॉस्ट है एक लैपटॉप का, कल हम 5 लाख से अगर लैपटॉप बनाएंगे तो कॉस्ट मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कोई भी काम करो, अगर आप, जैसे होता है ना कि आप मार्केट जाते हैं वेजिटेबल ही परचेज करते हैं या आलू ही परचेज करते हैं, 1 kg लेते हैं तो 25, आप 5 kg बोल दे उसको तो आपको थोड़ा कॉस्ट में कम कर देता है। इसीलिए ये कंपनी में भी होता है, जब जब मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मल्टीनेशनल मार्केटिंग में कस्टमर बढ़ेगा तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा कॉस्ट कम होगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा और कॉस्ट घटेगा, ये आपका होगा। दूसरा है यूज एडवांस टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द स्पीड प्रोडक्शन। हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करने से स्पीड तो बढ़ेगा ही ना। थर्ड है प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड मेकिंग द मार्केटिंग स्किल्स टू यूज रिसोर्स इफेक्टिवली। कहते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जो मार्केटिंग स्किल है, जो रिसोर्स इफेक्टिवली है, जो जो मेरे पास में रिसोर्स अवेलेबल है उस रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जो मेरे पास में मार्केटिंग है वो हाईली क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। जो मेरा मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, वो वेल एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, जिससे कि हमको मल्टीनेशनल मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 7 आपको हेडिंग याद रखेंगे। लार्ज साइज, मल्टी कंट्री ऑपरेशन, वेरियस ऑब्जेक्टिविटी में 3 था, वेरियस इन्वायरमेंट जो कंट्रोल कर सकता है इंटरनल, जो नहीं कर सकता एक्सटर्नल, सेंट्रलाइज ऑनरशिप एंड कंट्रोल, मल्टीपल करेंसीज, हाई इफिशियंसी। बस पॉइंट याद रहेगा, आप एग्जाम में आराम से लिख दोगे। ये था आपका मल्टीनेशनल मार्केटिंग। उसके अलावा आपका एक टॉपिक है यूरो मार्केट। इसमें कोई डॉट है तो पहले पूछ लो। अंबिका कुछ पूछना है आपको? No, sir. चलिए आगे बढ़ाएं। Yes, sir. आज तक इसे महिमा का आवाज नहीं सुनाई दिया है।
है कि चली गई? है। क्योंकि हम बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा नहीं, इसीलिए ना, कभी कभी बोला कीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं। सर मेरा ब्लूटूथ क्या बोलिए? स्पीकर है मेरा, स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर है मेरा, हम ईयरफोन नहीं लगाए हुए हैं, इतना डिस्टेंस में है मेरा फोन। अच्छा मतलब आप स्पीकर से भी डिस्टेंस मेंटेन करने लगे? फोन डिस्टेंस पे है सर, इसलिए वो नहीं बोल पा रही। अच्छा कोई स्पीकर बात, पास नहीं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है आगे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का यूरो मार्केट। कितना मिनट बचा हुआ है? चलिए, यूरो मार्केट में है क्या, जितना हो पाएगा यूरो मार्केट आज होगा, नहीं तो फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दो वर्ड हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इसमें कॉमर्स में इसका क्या मीनिंग है और फाइनेंस में इसमें क्या मीनिंग है। जो मेनली हम लोग को पढ़ना है वो कॉमर्स के व्यू से पढ़ना है। कहता है यूरो मार्केट, यूरो मतलब यहाँ पे करेंसी, जैसे आईएनआर है, डॉलर है, येन है, पाउंड है, वैसे एक करेंसी का नाम है यूरो। तो कहता है इट रेफर्स टू सिंगल मार्केट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जितने भी कंट्री यूरोपियन यूनियन में है उस कंट्री में, हर एक, जितने भी कंट्री यूरोपियन यूनियन में है हर एक कंट्री का एक कॉमन करेंसी है, जिस करेंसी का नाम है यूरो। हम फिर से बात बोल रहे हैं, जितने भी कंट्री यूरोपियन यूनियन में है हर एक कंट्री का एक कॉमन करेंसी है, जिस करेंसी का नाम है यूरो। एक पॉइंट तो ये आया। तो कहता है कि यूरो व्हिच गुड्स एंड सर्विस फ्रीली ट्रेडेड बिटवीन मेंबर्स कंट्री। जितने भी कंट्री यूरोपियन यूनियन में हैं और जिसका करेंसी यूरो है, उसमें आप फ्री में गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड, गुड्स होगा तो हम सेल्स कर सकते हैं और सर्विस होगा तो प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे यूरोपियन यूनियन में, अगर यूरोपियन यूनियन में जितने कंट्री है, अगर हमें एक कंट्री का वीजा मिल गया, यूरोपियन यूनियन में जितने कंट्री है अगर हमें उसमें एक कंट्री का वीजा मिल गया तो हम हर एक कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट मूव कर सकते हैं। जैसे इंडिया से नेपाल जाना हो, कोई वीजा की काम नहीं होता है। इंडिया से भूटान जाना हो, कोई वीजा का काम नहीं होता है। तो ऐसे ही है यूरोप में, अगर यूरोप में किसी एक कंट्री का वीजा मिल गया तो पूरे यूरोप हम घूम सकते हैं। अगर यूरोप में हम बिजनेस करने के लिए चले गए, एक कंट्री में घूम गए, तो पूरे यूरोप हम बिजनेस कर सकते हैं। इसमें यहाँ भी इससे क्या फायदा होता है, तो लोगों को बिजनेस करने में इजी होता है, क्योंकि सबने एक, जितना कंट्री यूरोप में, सबने एक मिल करके डिसीजन लिया कि सबका एक कॉमन करेंसी होगा, कॉमन मार्केटिंग होगा, ग्लोबल मार्केटिंग होगा। जो एक कंट्री में इन करेगा तो कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पे कोई काम कर सकता है, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कहीं से हम कुछ परचेज कर सकते हैं, कहीं पे हम कुछ सेल कर सकते हैं। ये यूरोप में फायदा है। तो क्या होगा, तो इससे क्या समझ में आया कि ये सिंगल मार्केट होता है जहाँ पे गुड्स और सर्विस का फ्री में ट्रेड होता है, सेल होता है और परचेज होता है। फाइनेंस में ये तो पॉजिटिव थिंग है ना, तो ये तो फिर सारे कॉन्टिनेंट को करना चाहिए। क्या, फिर से बोलिए? यूरोप बोले, यूरोप में सबका एक ही करेंसी है, सेम है, हाँ इजी तो ये, होता है, फिर तो पॉजिटिविटी है ना सब। हाँ कॉमन है ना, तो उसको ये भी नहीं टेंशन है कि उसका करेंसी क्या वैल्यू है, मेरे करेंसी का क्या वैल्यू है, उस कंट्री में जाना है तो वीजा लेना है, ना कुछ नहीं, एक फिर कंट्री का वीजा मिलेगा पूरे यूरोप। सबको सर, ये चीज तो हर कंट्री को एक्सेप्ट करना चाहिए, कॉन्फ्रेंस हाँ को। एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन पड़ोसी भी वैसा हो तब ना, पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो कहाँ से होगा। ओके सर। सर ब्रिटेन तो एग्जिट हो गया है ना उस यूनियन से। हाँ हम आ रहेंगे, ब्रिटेन एग्जिट, ब्रिटेन को नोटिस दे दिया गया, ब्रिटेन एग्जिट होने वाला है। हाँ। सर अब आता है फाइनेंस में। ये यूनियन तो से। कॉमर्स में तो ये कहता है कि एक सिंगल मार्केटिंग होगा जहाँ पे गुड्स और सर्विस का फ्री मूवमेंट होगा और जितने भी मेंबर्स कंट्री होगा उसमें। फाइनेंस में कहता है कि करेंसी की बात करता है, फाइनेंस यहाँ पे करेंसी की बात करता है, कॉमर्स यहाँ पे मार्केटिंग की बात करता है। हम लोग को पढ़ना मार्केटिंग है, यूरो मार्केट पढ़ना है। पहला की टर्म इसमें जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला है रेफर्स टू सिंगल मार्केट।
सिंगल मार्केट, जितना यूरोप का कंट्री है हर एक कंट्री का एक ही मार्केट है, जिसकी कॉमन मार्केट है, इसीलिए एक सिंगल मार्केट हम बोलते हैं उसको। बियॉन्ड द यूरोजोन कंट्रीज, ये इसका ये भी फायदा है कि अगर इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी कभी आ ही नहीं सकता है। क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्यों नहीं कमी आएगा जल्दी? क्योंकि कॉमन करेंसी है, कॉमन करेंसी है। अगर एक कंट्री के पास में कम होगा तो दूसरे से वो ले लेगा, फिर उसके पास में ज्यादा होगा तो वो उसको दे देगा। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि आईएनआर को पहले कन्वर्ट करना होगा गोल्ड में, फिर गोल्ड से हमें मिलेगा डॉलर। लेकिन अगर मेरा भी अगर डॉलर होता, आईएमएफ डॉलर में देता है, तो क्या हमें गोल्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ता? तो नहीं पड़ता। तो ये लॉजिक यहाँ पे आएगा कि जितने भी कंट्री है सबका कॉमन करेंसी है, तो अगर ये कभी एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी आएगा, दूसरे से ज्यादा होगा, तो वो आपस में ले दे के काम कम कर लेता है। तो कहता है कि यूरो करेंसी टू ऑल कंट्रीज साइंड ऑन दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जितने भी कंट्री है उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इसी को हम लोग यूरो करेंसी मार्केट भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट में ये ऑल्सो रिफर्स टू यूरो करेंसी मार्केट। पहला क्या क्या इसका फीचर्स है? पहला फीचर्स आपका इंटरनेशनल मार्केट। कहते हैं ये होम कंट्री मतलब टोटल टोटल यूरोपियन जोन की बात कर रहा है। होम कंट्री अगर इसको बिजनेस बाहर करना होता है, यूरोप से बाहर बिजनेस करना होता है, तो वो उसका कॉमन करेंसी से बात करता है। इंडिपेंडेंट मार्केट है, इंडिपेंडेंट मार्केट सबका कॉमन है, स्वतंत्र है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में काम होता है। कोई डिपेंडेंट मार्केटिंग नहीं है कि उस कंट्री में हम नहीं जा सकते, वहां से कुछ हम परचेज नहीं कर सकते, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वहां पे हम जॉब नहीं कर सकते, वहां पे वीजा नहीं लेना पड़ेगा, वहां से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलेगा। तो ये एक फायदा होता है, इंडिपेंडेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केटिंग मतलब होता है कि ये अगर इसको कभी लोन की जरूरत पड़ता है तो पहले ये कोशिश करता है कि आपस में मिलजुल के काम कर लें, फिर भी अगर नहीं होता है तो ये आईएमएफ के थ्रू या वर्ल्ड बैंक के थ्रू लोन लेता है, और उस लोन को पूरा करने के लिए पहले आपस में सब मिल करके उसको पे कर देता है। इंटरबैंक मार्केट होता है क्या कि यूरो बैंक होता है, जैसे कि इंडियन बैंक है, अमेरिका का बैंक है, वैसे यूरो का बैंक है। यूरो बैंक का कॉमन बैंक है, यूरो बैंक का कॉमन बैंक है हर एक कंट्री का। जैसे आरबी इंडिया का आरबी है, वैसे भी वो यूरो बैंक है, जो यूरो बैंक के थ्रू सारे को कंट्रोल किया जाता है। करेंसी का कितना वैल्यू यूरो का बढ़ेगा, कितना घटेगा, डेवैल्यूएशन करना है कि नहीं करना है, एक्सपोर्ट कब होगा, इंपोर्ट कब होगा, उस बैंक के थ्रू नॉलेज लिया जाता है। उसके बाद में आता है शॉर्ट टर्म मार्केट। कहता है शॉर्ट टर्म मार्केट इन विच द डिफरेंट करेंसी आर यूजुअली एक्सेप्टेड पीरियड रैंकिंग फ्यू डेज। होता है क्या है, अगर इन लोगों को कभी भी डॉलर की नीड्स पड़ता है, क्योंकि इसको अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है, तो डॉलर के सर केस में थर्ड में जो है होलसेल मार्केट, ये 1 मिलियन जो डॉलर है वो क्या मतलब अदर कंट्री के लिए है, सिर्फ हाँ, यूरोप के लिए या फिर सब यूरोप के अंडर में ही है फिर बाहर अदर कंट्रीज के लिए? नहीं, यूरोप के अंदर के लिए, यूरोप के लिए है। मतलब जितने कंट्री यूरोप में है सिर्फ उन लोग के लिए है 1 मिलियन हाँ, उन दिन? लोग के लिए है। ओके सर। शॉर्ट टर्म मार्केट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी प्लानिंग होता है वो शॉर्ट टर्म में करके चलता है, क्योंकि दूसरे करेंसी का या अपनी करेंसी को कभी नहीं चाहते हैं कि वैल्यू इसको डाउन, हमेशा ये वैल्यू को अप करके चलता है। तो अगर इसका वैल्यू कम हो जाता है या बढ़ जाता है या घटता है, अगर कभी इसको डॉलर लेने की नीड्स पड़ता है, तो उसके बदले में इसको इंटरेस्ट इज ऑन द पेड, उसके बदले इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। कंपिटिटिव मार्केट मतलब आपस में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट में मूव कर जाता है। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई रोक टोक नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, कोई नॉन टैरिफ नहीं है, कोई ये नहीं रिस्ट्रिक्शन है कि क्या होगा, कैसे बिजनेस होगा, कोई फ्री ऑफ पूरा फुल मूवमेंट है। जब फ्री मूवमेंट होगा तो हर एक कंट्री में कंपटीशन पावर बढ़ेगा। जैसे कि अगर मान लो जितना भी कंट्री है इंडिया के चारों साइड में, सब में अगर फ्री मूवमेंट हो जाए, हम कहीं पे घूम सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं, कहीं पे बिजनेस कर सकते हैं, इससे क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज करेगा कि कंपटीशन डिक्रीज करेगा? तो फिक्स है, कंपटीशन तो इंक्रीज ही करेगा ना, फ्री हो जाएगा तो। इंक्रीज होगा, यस सर। लेकिन क्या होगा, लेकिन इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि कोई एक कंट्री के लिए ज्यादा लॉस हो जाएगा, किसी एक कंट्री के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें कंपटीशन हाई रहेगा, सबको ज्यादा अच्छे से काम करने का मौका तो मिलेगा, बट हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। तो ये आया था 1 जनवरी 1999 को।
नहीं सॉरी 1999 में आया था ना, हाँ 1999 को आया था। बेल्जियम जो फाउंडिंग कंट्री माना जाता है, बिगनिंग कंट्री बेल्जियम माना जाता है। इसमें टोटल 27 मेंबर्स कंट्री है इसमें यूरोपियन जोन में, जिसमें से 19 इसका ऑफिशियली करेंसी यूरो है। बात समझना, टोटल यूरोप में 27 कंट्री है, जिसमें से 19 कंट्री का करेंसी कॉमन है, जिसका करेंसी यूरो है। तो ये बस इतना ही था इसमें। ये सर शॉर्ट नहीं समझ में आया लास्ट में क्या बोले आप। टोटल कंट्री वहाँ पे सर उसमें भी 8 कंट्रीज है जिनके अलग है करेंसीज। हाँ सुनिए ना, 27 टोटल कंट्रीज है यूरोप में, जिसमें से 19 करेंसी ऐसा है जिनका कॉमन करेंसी है यूरो। ठीक है, अब इसमें से ब्रिटेन इसमें से बाहर निकलने वाला 2 बार उसको नोटिस मिल गया हुआ है और वो एग्जिट हो ही गया है। ब्रिटेन इसमें से एग्जिट हो गया। ब्रिटेन बाहर इसीलिए होना चाहता है क्योंकि ब्रिटेन को लगता है कि हमें इसमें लॉस है। ब्रिटेन को ये लगता है कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, मेरा रिसोर्स दूसरा कंट्री ज्यादा यूज कर पा लेता है, इसीलिए वो अपने आप को यहाँ से अलग होना चाह रहा है। 90% के अप्रोक्स में उसका हो गया, धीरे धीरे वो अलग हो रहा है, लेकिन ऑफिशियली वो हो चुका है।